हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है हिंदी भाषा यानी कि खड़ी बोली का विकास, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। और इसमें जो है ब्रज भाषा, अवधी भाषा और खड़ी बोली का विकास, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी और मध्यकालीन हिंदी। जो हिंदी भाषा भाषा का विकास है दोस्तों, जो हमने किया था। अब बात करते हैं प्राचीन हिंदी की। प्राचीन हिंदी से पहले जो दोस्तों प्राकृत, अवट और संस्कृत और पाली प्राकृत, इनके बारे में हमने पहली वाली वीडियो में चर्चा कर ली है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की। अगर हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो इसको जो है 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहला कालखंड आता है आपका प्राचीन हिंदी, दूसरा जो आपका आता है मध्यकालीन हिंदी, और तीसरा जो आता है दोस्तों आपका क्या आता है, आधुनिक हिंदी आता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों प्राचीन हिंदी की, अगर हम बात करें तो इसका जो विकास है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक जो है इसका विकास क्रम माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें मध्यकालीन हिंदी की, तो 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक जो है इसका विकास क्रम माना जाता है। उसके बाद अगर हम आधुनिक हिंदी की बात करें दोस्तों, तो 1850 से जो अभी तक जो है वो हमारी आधुनिक हिंदी का काल चल रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों प्राचीन हिंदी के बारे में। प्राचीन हिंदी की बात करें दोस्तों, जो प्राचीन हिंदी का विकास हुआ तो इसके अंतर्गत जो है 3 जो बोलियां हैं, 3 जो भाषा है उनका विकास हुआ। कौन कौन सी? ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली। तो जो ब्रज भाषा है दोस्तों, यह जो है प्राचीन हिंदी के समय में ये एक भाषा थी, यानी जो यह भाषा थी यह जो है साहित्य क्षेत्र में प्रयोग होती थी, और अवधी का भी थोड़ा थोड़ा इसमें विकास हुआ। और खड़ी बोली दोस्तों यह क्या थी, एक प्रकार से बोलने वाली सिर्फ भाषा थी, इसका प्रयोग जो है साहित्य में नहीं हुआ था। तो जो प्राचीन हिंदी की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली तीनों का जो है इसमें विकास हुआ, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो है इसमें विकास हुआ। तो ब्रज भाषा की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो हमें काव्य मिलता है, यानी कि ग्रंथ मिलता है, किसमें मिलता है, सुधीर अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित्र में जो है हमें इसकी जानकारी मिलती है। यह जो है ब्रज भाषा यानी कि प्राचीन हिंदी जो ब्रज भाषा का जो ग्रंथ मिला है, पहला किसका है, प्रद्युम्न चरित्र, किसका है, सुधीर अग्रवाल की। अगर हम अवधी की बात करें दोस्तों, तो अवधी भाषा की जो कृति है, पहली कृति जो प्राचीन हिंदी में मिली है, प्राचीन कालीन हिंदी में मिली है, कौन सी मिली है दोस्तों, पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोर कहा। यह किसके दोस्तों, मुल्ला दाऊद की है, चंदायन। यह जो है दोस्तों इस समय कवि थे, किसके, प्राचीन हिंदी में जो है कौन कवि थे, मुल्ला दाऊद। इनकी जो कृति है चंदायन लोर कहा जो है अवधी भाषा की पहली कृति है। और तीसरा जो विकास हुआ दोस्तों, थोड़ा सा चरम विकास हुआ खड़ी बोली का। खड़ी बोली की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से रचनाकार या कवियाँ थे जो प्राचीन समय में थे, प्राचीन हिंदी के समय में। तो खड़ी बोली के समय में कौन कौन से दोस्तों, सरहप्पा हो गया, गोरखनाथ हो गया, और अमीर खुसरो हो गया, जयदेव हो गया, और नामदेव और रामानंद। ये जो है दोस्तों प्रसिद्ध जो कवि थे, कोई नाथ थे, कोई देव थे, इस प्रकार के देव थे जिन्होंने जो है इस टाइम जो है खड़ी बोली का हल्का फुल्का विकास किया था। अब बात करते हैं दोस्तों मध्यकालीन हिंदी के बारे में बात करते हैं। तो अगला हमारा दोस्तों मध्यकालीन हिंदी। तो मध्यकालीन हिंदी की बात करें दोस्तों, यानी कि इसका जो विकास क्रम था 1400 से लेकर 1850 ईस्वी तक, इसमें जो है ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली का विकास हुआ। यानी कि सबसे ज्यादा जो साहित्य के क्षेत्र में जो विकास हुआ दोस्तों, किसका हुआ, ब्रज भाषा और अवधी भाषा का। जो ब्रज भाषा और अवधी भाषा का जो है सबसे अधिक साहित्यिक क्षेत्र में जो चरमोत्कर्ष जो विकास हुआ वो किसमें हुआ दोस्तों, मध्यकालीन हिंदी में हुआ था। इन दोनों का विकास जो है मध्यकालीन हिंदी में बहुत ही ज्यादा हुआ था। तो अब हम ब्रज भाषा की बात करें दोस्तों, तो ब्रज भाषा का विकास जो है साहित्य क्षेत्र में इसमें मध्यकालीन हिंदी में काफ़ी ज़्यादा हुआ था। अगर हम कवियों की बात करें दोस्तों, तो मध्यकालीन हिंदी में जो है ब्रज भाषा के कवि कौन कौन से, रचनाकार कौन कौन से थे। तो पहला आपका दोस्तों सूरदास, जिसे जो है अष्टछाप का कवि कहा जाता है, यानी कि शुद्धतावाद, पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैतवाद के संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के कौन कौन थे दोस्तों, ब्रज भाषा के। तो सबसे पहले थे हमारे सूरदास, तो जिनकी जो कृति है दोस्तों सूर सागर। तो सूर सागर किसकी है, सूरदास की। उसके बाद करते हैं नंददास। जो सूरदास और नंददास थे दोस्तों, यह जो है पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि थे, यानी कि रचनाकार ब्रज भाषा में। सूरदास ने कौन सी लिखी दोस्तों, सूर सागर, और नंददास, ये दोनों दोस्तों क्या थे उस टाइम, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के कवि थे। अब निम्बार्क संप्रदाय के कवि कौन से दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय के कौन थे, निम्बार्क और
जो निम्बार्क संप्रदाय की बात करें दोस्तों तो कौन थे? श्री भट्ट। श्री भट्ट जो है निम्बार्क संप्रदाय के थे। कौन, किस संप्रदाय के थे दोस्तों? निम्बार्क संप्रदाय के थे। वहीं अगर हम बात करें चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय की बात करें, चैतन्य संप्रदाय की बात करें तो कौन कवि थे? गदाधर भट्ट। कौन थे दोस्तों? गदाधर भट्ट जो है इसमें चैतन्य संप्रदाय के कवि थे। और संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में थे रसखान, मीराभाई और यह दोस्तों क्या थे? संप्रदाय निरपेक्ष यानी कि कृष्ण भक्त थे। कौन कौन थे? रसखान और मीराभाई। वहीं अगर हम बात करें रीतिभद्र, जो रीतिभद्र कवि थे दोस्तों ब्रजभाषा के जो प्रमुख रचनाकार जो रीतिभद्र कवि थे कौन कौन से थे? केशवदास, मतीराम, बिहारी, देव, पद्माकर, भिखारीदास और सेनापति और मतीराम। ये क्या थे दोस्तों? मतीराम दो बार आ चुका है। मतीराम यह जो दोस्तों जो है रीतिबद्ध काल के कवि थे ब्रजभाषा में आधुनिक काल। तो ये जो कवि हैं दोस्तों इनके नाम आप अच्छे से याद कर लेना। और वहीं हम बात करें दोस्तों रीति मुक्त कवियों की बात करें तो रीति मुक्त कवियों में कौन कौन थे? गणानंद, आलम और बुद्धा। यह क्या थे दोस्तों? इसमें रीति मुक्त कवि थे। अगर हम ब्रजभाषा की बात करें दोस्तों ब्रजभाषा इसकी बात करें दोस्तों इसे जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्रजबोली। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ब्रजबोली नाम से भी इसे जाना जाता है। जो कहाँ पर किसने यह नाम प्रयोग किया था दोस्तों? जो बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा कृष्ण भक्त जो कवि थे उन्होंने जो है ब्रजबोली रखा। किसका नाम? ब्रजभाषा के लिए वो ब्रजबोली शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको भी नोट कर लेना है। जो ब्रजबोली जो शब्द है वो किसका है? वो किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? ब्रजभाषा के लिए ही प्रयोग होता है। तो इससे पहले हमने बात की थी दोस्तों, तो ये थी दोस्तों मध्यकालीन हिंदी। इसमें जो हमने ब्रजभाषा के बारे में चर्चा कर ली थी। अब बात करते दोस्तों अवधी भाषा। इसमें जो है अवधी भाषा का जो है जो ब्रजभाषा और अवधी भाषा इन दोनों का जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ साहित्यिक क्षेत्र में। और खड़ी बोली की बात करें दोस्तों तो इसका जो है 14वीं सदी में जो इसका थोड़ा बहुत विकास हुआ। खड़ी बोली की बात करें तो हल्का फुल्का जो है इसका विकास हुआ। यानी कि जो खड़ी बोली है हमारी यह जो है 14वीं सदी में जो है कहाँ पर? दक्षिण में जो है इसका प्रवेश हुआ 14वीं सदी में। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बात करते हैं दोस्तों दूसरी है अवधी। अवधी की हम अगर बात करें अगर हम अवधी भाषा की बात करें दोस्तों तो मध्यकाल में जो है अवधी भाषा का साहित्यिक क्षेत्र में जो है चरमोत्कर्ष विकास हुआ। अगर हम इसके प्रमुख रचनाकारों की बात करें अवधी भाषा के मध्यकाल में तो कौन कौन से थे दोस्तों? कुतुबन, जिसकी जो प्रसिद्ध रचना है कौन सी? मृगावती। और दूसरा है दोस्तों जायसी की रचना है पद्मावत। और मंजन इसकी रचना है दोस्तों मधुमालती। और आलम उस्मान की कौन सी है दोस्तों? उस्मान चित्रावली जो है प्रमुख रचना है। और कौन कवि है दोस्तों इसमें? कासिम शाह की कौन सी है? हंस जवाहिर जो काव्य है दोस्तों किसका है? हंस जवाहिर जो है कासिम शाह का है। और कौन कवि है दोस्तों? शेख निसार अली शाह, तुलसीदास जिन्होंने जो है रामचरितमानस किसमें लिखी दोस्तों? बेसवाड़ी अवधी भाषा में इन्हें जो है कृति लिखी थी। तो सबसे ज़्यादा जो अवधी भाषा का विकास किया दोस्तों किसमें? जायसी और रामचरितमानस जो किसने लिखी? तुलसीदास। जायसी और तुलसीदास ने जो है दोस्तों अवधी भाषा का चरमोत्कर्ष विकास किया किसमें? मध्यकालीन हिंदी में। तो इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो जो गोयारी यह जो है बंगाल में सूफियों द्वारा प्रयुक्त नाम है। तो गोहारी या गोयारी जो दोस्तों बंगाल में सूफियों द्वारा प्रयुक्त नाम है। किसके लिए? गोहारी या गोयारी। यह जो है अवधी भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो गोहारी और गोयारी है दोस्तों यह अवधी भाषा के ही नाम है जो बंगाल में सूफियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता था। अगर हम बात करें दोस्तों तो मध्यकाल में जो है अवधी भाषा का साहित्यिक चरमोत्कर्ष विकास हमने बात की दोस्तों तो किसने किया था? तुलसीदास। इनकी कृति है रामचरितमानस। जो किसमें लिखी थी? बेसवाड़ी अवधि में लिखी थी। और वहीं जायसी की बात करें दोस्तों तो दूसरा कौन है? जायसी। इसकी जो है पद्मावती। कौन सी है? पद्मावती जो है इसकी प्रमुख कृति है। इन दोनों जो है अवधी भाषा का मध्यकाल में चरमोत्कर्ष विकास हुआ। इसके बाद दोस्तों हिंदी जो है अब तीसरी जो खड़ी बोली थी उसका जो है उतना खास विकास नहीं हो पाया मध्यकाल में। तो जो खड़ी जो हमारी जो बोली थी दोस्तों यह भाषा नहीं बन पाई मध्यकाल में। तो खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली का प्रमुख केंद्र जो है उत्तर से दक्कन में चला गया। यानी कि 14वीं सदी में जो है इसका जो केंद्र है दोस्तों वह कहाँ चला गया? उत्तर से दक्कन में जो है यह चला गया। यह जो है मुसलमानों के संरक्षण में आ गई। यानी कि मुसलमानों के संरक्षण में थोड़ी ये आ गई 14वीं सदी में। तो इसके अगर हम प्रमुख रचनाकारों की बात करें दोस्तों तो कौन कौन से है? कबीर,
नानक, दादू, मूलकदास, रज्जब, यह क्या थे दोस्तों, प्रमुख संत थे जो उस टाइम प्रमुख रचनाकार थे खड़ी बोली के। तो इन्हें भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है, कौन कौन थे। कबीर हो गया, नानक हो गया, दादू हो गया, मूलकदास हो गया और रज्जब, यह क्या थे दोस्तों, संत। अगर हम बात करें दोस्तों और कौन से जो है इसमें प्रमुख रचनाकार थे, गंग ने जो लिखी थी दोस्तों चंद छंद वर्णन। जो चंद छंद वर्णन है वो किसने लिखा था दोस्तों, गंग द्वारा लिखा गया था। और आलम द्वारा जो लिखा गया दोस्तों सुदामा चरित, जो सुदामा चरित जो कृति है वो किसने लिखी दोस्तों, आलम द्वारा यह लिखा गया था। किसमें, खड़ी बोली में। कब लिखा गया था, यानी कि मध्यकालीन हिंदी के समय में, जब मध्यकाल हिंदी का पीरियड चल रहा था तो उस समय के ये कवि थे। और तीसरा है दोस्तों हमारा जो है रहीम ने कौन सी लिखी दोस्तों, मदनाष्टक जो है प्रसिद्ध एक रहीम की कवि है, कवि मतलब कवि नहीं है दोस्तों, कृति है। और अगला हमारा जो है जटमल ने क्या लिखा दोस्तों, इसमें खड़ी बोली में गोरा बादल की कथा लिखी थी। यानी कि मध्यकालीन हिंदी के विकास में जो है अवधि, जो खड़ी बोली में जो है जटमल प्रमुख कवि था जिन्होंने जो है गोरा बादल की कथा लिखी। और दक्कनी यो उर्दू कवि की बात करें दोस्तों तो कौन थे, वल्ली, सौदा और इंशा। जो वल्ली, सौदा और इंशा थे खड़ी बोली के ये प्रसिद्ध दक्कनी कवि थे। और बात करें दोस्तों इसके अलावा जो कौन कौन थे जो खड़ी बोली के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, कुतुब शतम, भोगलू पुराण। जो भोगलू पुराण है दोस्तों यह जो है कौन सी सदी में लिखा गया था, जो भोगलू पुराण है यह 18वीं सदी में लिखा गया था। और कुतुब शतम की बात करें तो यह जो दोस्तों 17वीं सदी में लिखा गया था। और संत प्राणनाथ का कुलजम स्वरूप किसका है, संत प्राणनाथ। इन सभी के जो है, इन सभी के रचनाकारों के क्रम में जो है खड़ी बोली का जो है हमारा विकास क्रम दिखता है किसमें, आधुनिक हिंदी भाषा में। तो बात करते हैं दोस्तों, अब आती है आधुनिक नहीं दोस्तों, मध्यकालीन हिंदी में जो है इन सभी का चरमोत्कर्ष विकास देखने को मिलता है। तो अगला आता है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों आधुनिक हिंदी का विकास। आधुनिक हिंदी की बात करें दोस्तों, आधुनिक हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका जो विकास क्रम है दोस्तों, यानी कि 1850 से लेकर अब तक जो है इसका विकास क्रम है अब तक। आधुनिक हिंदी, अगर हम आधुनिक हिंदी बात करें दोस्तों, जो मध्यकालीन हिंदी, जो प्राचीन हिंदी से जो है ब्रजभाषा, खड़ी बोली और अवधि का विकास हुआ, उतना विकास नहीं हुआ, उतने कवि जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिले। तो अब उसके बाद हम बढ़ते गए दोस्तों, उसके बाद आया आपका मध्यकालीन हिंदी, जिसमें जो है ब्रजभाषा, खड़ी बोली और अवधि का विकास हुआ। यानी कि खड़ी बोली का जो है मध्यकाल में उतना विकास नहीं हो पाया, लेकिन जो ब्रजभाषा है और अवधि है इनका जो है दोस्तों साहित्यिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। तब आते हैं दोस्तों आधुनिक हिंदी की बात कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी का जो विकास क्रम है 1850 से लेकर अब तक है। और इसमें हम देखते हैं दोस्तों, जो इसमें जो है जो ब्रजभाषा है और खड़ी बोली है, इन दोनों का विकास जो है इसमें रुक जाता है। यानी कि यह जो दोस्तों, यह जो अवधि, जो ब्रजभाषा और अवधि है, यह जो दोस्तों इसमें विलुप्त हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो विकास देखने को मिलता है वो किसका मिलता है दोस्तों, इसका जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है खड़ी बोली, यानी कि खड़ी बोली का जो है इसमें प्रयोग हो जाता है। क्योंकि खड़ी बोली को जो है दोस्तों अंग्रेजों द्वारा 18वीं सदी में संरक्षण भी दिया जाता है। 18वीं और 19वीं सदी में तो दोस्तों जब अंग्रेज भारत आए तो जो दोस्तों जो है खड़ी बोली का जो उन्होंने थोड़ा सा संरक्षण किया। तो अब बात करते हैं दोस्तों आधुनिक हिंदी में खड़ी बोली। तो जो आधुनिक हिंदी की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है अवधि और ब्रजभाषा का जो है इसमें अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी कि यह जो है धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर चली गई। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ आधुनिक हिंदी की अगर हम बात करें तो खड़ी बोली का विकास हुआ। और खड़ी बोली को जो दोस्तों इसमें जो है 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में जो है खड़ी बोली को बांटा गया। कौन कौन सी, सबसे पहले तो आया दोस्तों 3 युग में इसे बांटा गया। कौन कौन सा, भारतेंदु युग, और उसके बाद आया दोस्तों यह है दोस्तों भारतेंदु पूर्व युग, फिर आया भारतेंदु युग। यह कब से दोस्तों, यानी कि 1850 से 1900 तक चला भारतेंदु युग। उसके बाद आया दोस्तों द्विवेदी युग। कौन सा आया, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की हम बात करें दोस्तों तो यह चला था 1900 से 1920 तक। कौन सा युग चला, द्विवेदी युग। और लास्ट में आया दोस्तों छायावाद। छायावाद का काल क्रम देखें तो यह कब से 1918 से लेकर 1920 तक कौन सा चला दोस्तों, हमारा छायावाद। उसके बाद 1918 से लेकर 1936 तक दोस्तों, 1936 तक कौन सा चला, छायावाद। उसके बाद जो है दोस्तों 1936 से जो है 43 तक, 1943 तक कौन सा चला, प्रगतिवाद।
वाद युग। और फिर उसके बाद चला दोस्तों 1943 से जो आगे चला वो चला प्रयोगवाद। कौन सा युग चला? प्रयोगवाद युग चला। यह चला था दोस्तों जब आधुनिक हिंदी में जब खड़ी बोली का विकास हुआ। तो अगर हम बात करें दोस्तों खड़ी बोली का विकास बात करें, तो अगर हम भारतेंदु पूर्व युग की बात करें तो इसमें जो प्रमुख जो कवि थे कौन कौन से दोस्तों, इसमें जो है भारतेंदु पूर्व युग, इसमें जो है खड़ी बोली का जो प्रयोग पहले जो है सिर्फ बोली के रूप में किया जाता था, इसमें जो है अब खड़ी बोली का जो है गद्य के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। किसके रूप में दोस्तों? गद्य के रूप में जो है इसमें प्रयोग किया जाने लगा। वहीं अगर हम इसके प्रमुख रचनाकार की बात करें, जो भारतेंदु पूर्व युग के जो खड़ी बोली के प्रमुख रचनाकार थे दोस्तों, कौन कौन से थे? सुधासुख लाल नियाज, जिसने क्या लिखी थी दोस्तों? सुख सागर किसकी है? सुधासुख लाल नियाज। और दूसरा है दोस्तों इंशा अल्लाह खां, जिसकी जो कृति है रानी कीर्तकी। और तीसरा दोस्तों लल्लू लाल जी की कहानी। यह जो है इसमें प्रमुख कवि थे। और चौथा है दोस्तों राज्य शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह। जो राज्य शिव प्रसाद है दोस्तों और राजा लक्ष्मण सिंह है, इन दोनों के जो यहाँ पर जो है ये कृतियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि ये दोनों जो है इन दोनों से जो है काफ़ी जानकारी मिलती है भारतेंदु पूर्व युग की खड़ी बोली के विकास के क्रम में। तो अगर बात करें दोस्तों जो अवधि जो इसमें जो है ब्रज भाषा है दोस्तों भारतेंदु पूर्व युग में, तो जो ब्रज भाषा दोस्तों यह किसकी? पद्य की भाषा थी, यानी कि जो ब्रज भाषा है 19वीं सदी तक पद्य की भाषा थी, पद्य की भाषा थी। तो इसके बाद जो युग आता है दोस्तों भारतेंदु पूर्व युग के बाद आता है आपका भारतेंदु युग। कौन सा? अब बात करते हैं दोस्तों भारतेंदु युग की। जो भारतेंदु युग का जो कालक्रम है कब से? 1850 से 1900 ईस्वी तक चला। यानी कि भारतेंदु इसमें जो है दोस्तों जो हिंदी है हमारी वो नई ढाल से डली। जो हिंदी है हमारी दोस्तों उसमें जो है नई ढाल से डली और हिंदी में जो है गद्य रूप का बहुमुखी सूत्रपात हुआ, यानी कि गद्य रूप का जो है इसमें बहुमुखी सूत्रपात हुआ, यानी कि बहुमुखी विकास हुआ। तो जो गद्य रूप में जो खड़ी बोली का जो विकास हुआ वो किस युग में हुआ दोस्तों? वो हमारे किस युग में हुआ? वो हमारे हुआ दोस्तों भारतेंदु युग में हुआ। तो जो भारतेंदु युग तक जो हमारी जो गद्य की भाषा है दोस्तों वो हमारी खड़ी बोली हो गई, खड़ी बोली। और जो पद्य की भाषा थी दोस्तों वो कौन सी थी? वो थी ब्रज भाषा। तो इस युग में जो भारतेंदु युग की बात करें दोस्तों, इसमें जो खड़ी बोली थी, खड़ी बोली यह जो अब बोली नहीं रही। जो खड़ी बोली थी दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिए, जो खड़ी बोली थी यह जो है इस युग में बोली नहीं रही, बोली जो है नहीं रही। यह जो है क्या बन गई दोस्तों? खड़ी जो है यह जो है भाषा बन गई, यानी खड़ी भाषा, जिसका रूप परिवर्तित हो गया क्या हो गया दोस्तों? हिंदी भाषा हो गया। और वहीं हम बात करें दोस्तों जो ब्रज भाषा थी जो कहाँ से लेकर आधुनिक प्राचीन काल से जो ब्रज भाषा जो गद्य की दोस्तों जो पद्य की जो साहित्यिक भाषा थी, जो ब्रज भाषा, यह जो है भारतेंदु युग में भाषा नहीं रहकर यह जो है भाषा नहीं रहकर जो है अब क्या बन गई? सिर्फ मात्र बोली बन गई। क्या बन गई दोस्तों? सिर्फ बोली बन गई, यानी कि गद्य की जो भाषा बन गई वो क्या बन गई दोस्तों? हमारी खड़ी बोली। और 19वीं सदी तक जो पद्य की भाषा थी दोस्तों कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। और भारतेंदु युग में जो है खड़ी बोली क्या है दोस्तों? बोली नहीं रही, यह जो है खड़ी भाषा बन गई, यानी इसका जो है यह जो है भाषा बन गई और इसका जो रूप परिवर्तित होकर क्या हो गया दोस्तों? हिंदी भाषा। और ब्रज भाषा की अगर हम बात करें तो यह दोस्तों जो है आधुनिक काल प्राचीन काल में क्या थी? भाषा थी, गद्य की भाषा थी, साहित्यिक भाषा थी और पद्य की भाषा थी। और इसका जो है भारतेंदु युग में जो दोस्तों क्या है? भाषा से जो है स्थान कट गया और क्या बन गई दोस्तों? ये बोली बन गई। तो सिर्फ यह जो है बोली बन गई, यानी कि साहित्यिक विषयों में जो है इसकी रचनाएं नहीं हुई, ब्रज भाषा का जो है विकास नहीं हुआ भारतेंदु युग में। अब इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, इसके बाद जो काल आता है आपका द्विवेदी युग। तीसरा कौन सा काल आता है दोस्तों? आधुनिक हिंदी में जो तीसरा काल आता है आपका द्विवेदी युग आता है। तो इसका जो कार्यकाल चलता है 1900 से 1920 ईस्वी तक चलता है। तो अगर हम द्विवेदी युग की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है सबसे पहले जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने है 1903 में जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका का संपादन किया दोस्तों? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो इसे आपको नोट कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो द्विवेदी युग तक आते आते दोस्तों जो खड़ी बोली का जो है इसमें जो है गद्य तथा पद्य दोनों में विकास हो गया। गद्य तथा पद्य दोनों में जो है बहुमुखी विकास हुआ। किस युग में हुआ दोस्तों? द्विवेदी युग में। इसे आपको नोट कर लेना, प्रश्न भी बन सकता है।
और अगर हम बात करें द्विवेदी युग के, अगर हम प्रमुख रचनाकारों की बात करें तो कौन कौन से जो है द्विवेदी युग में प्रमुख रचनाकार थे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले में कौन है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, और दूसरे में है दोस्तों आपका श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। और तीसरे में है आपके दोस्तों पदम सिंह शर्मा। कौन है? पदम सिंह शर्मा। वहीं अगर हम बात करें तो अगले हमारे कवि कौन कौन से दोस्तों जो है द्विवेदी युग के जो प्रमुख रचनाकार कौन कौन से? तो माधव प्रसाद मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, और कौन थे दोस्तों? पूर्ण सिंह थे, और चंद्रधर शर्मा और गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और पूर्ण सिंह। ये सभी जो दोस्तों किसके, यह जो है द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार थे। तो इन्हें भी आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। वहीं अगर हम बात करें तो इसके बाद जो द्विवेदी युग के बाद जो काल आता है किसका आता है दोस्तों? छायावाद। जो छायावाद का काल आता है दोस्तों 1918 से लेकर 1936 तक जो है यह काल कौन सा रहता है दोस्तों? छायावाद रहता है। तो अगर हम बात करें तो इसके जो प्रमुख जो रचनाकार है कौन कौन से थे? छायावाद जो कवि है कौन कौन से दोस्तों? प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। ये सभी जो है छायावाद के प्रमुख रचनाकार हैं। तो छायावाद के युग, छायावाद में जो है दोस्तों जो कथा साहित्य, जो छायावाद की अगर हम बात करें तो इसमें जो है गद्य तथा पद्य के विकास का यह स्वर्ण युग था। यानी कि गद्य और पद्य के विकास का जो स्वर्ण युग था दोस्तों वह कौन सा है? आपका छायावाद। और गद्य तथा पद्यों का जो विकास हुआ, बहुमुखी विकास हुआ, वो किसमें हुआ दोस्तों? आपका द्विवेदी युग में हुआ। और छायावाद युग के बाद की अगर हम बात करें तब आए दोस्तों प्रगतिवाद। यह चला 1936 से 1946 तक, और उसके बाद चला दोस्तों आपका प्रयोगवाद युग, यानी कि 1943 से अब तक। फिर उसके बाद कौन सा दोस्तों? उसके बाद विकास, जब छायावाद में अगर हम विकास क्रम की बात करें तो इसमें जो है कथा साहित्य में जो है सबसे अधिक विकास, कथा साहित्य की बात करें दोस्तों उपन्यास और कहानी की, तो कौन सा है? प्रेमचंद। प्रेमचंद की जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद बात करें दोस्तों और नाटक में बात करें दोस्तों तो नाटक में किसका योगदान है? जयशंकर प्रसाद का। और आलोचना की बात करें तो आलोचना में किसका योगदान है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है आलोचना में महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आधुनिक जो हिंदी का विकास हुआ वो किस प्रकार से प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी से बढ़ते हुए और आधुनिक में जो है खड़ी बोली का किस प्रकार से विकास क्रम हुआ। तो यह जो दोस्तों आपको जो है पता चल चुका होगा जो किस प्रकार से जो यह विकास हुआ। तो आइए दोस्तों हम अब प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न हमारे कुछ छूट गए थे। प्रश्न नंबर 13, 14 ये भी हो गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर हिंदी है कि सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसका भी आंसर हमने कर लिया था दोस्तों। और प्रश्न नंबर 14 का हमने कर लिया था, यानी कि ब्रज भाषा का साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है कौन सा है? प्रद्युमन चरित। तो इसके बारे में हमने दोस्तों चर्चा कर ली थी। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न था प्रश्न नंबर 15, यानी कि ब्रज भाषा और अवधि का अत्यधिक साहित्य विकास हुआ। तो किसमें हुआ दोस्तों? हमने बात की थी यह जो विकास हुआ दोस्तों किसमें हुआ था? यानी कि मध्यकालीन हिंदी में जो है इसका सबसे अधिक साहित्यिक विकास हुआ। मध्यकालीन हिंदी की बात करें दोस्तों तो इसका कालखंड कहाँ से कहाँ तक था? 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक जो है इसका कालखंड था। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है कि मध्यकालीन हिंदी में ब्रज भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं। तो कौन कौन से दोस्तों? सूरदास हो गया, रसखान हो गया, मीराबाई, या जायसी, तुलसीदास उस्मान, या भारतेंदु द्विवेदी, महादेवी वर्मा, या कबीर नानक मूलक दास। अगर मध्यकाल में बात करें तो ब्रज भाषा के जो प्रमुख रचनाकार कौन कौन से थे दोस्तों अभी हमने जो है चर्चा की थी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों कि आधुनिक काल हिंदी में किस बोली का अत्यधिक विकास हुआ। तो किस बोली का हुआ दोस्तों आधुनिक काल इन हिंदी में? आधुनिक काल इन हिंदी में तो यह दोस्तों इन का प्रत्यय रूप यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यह दोस्तों कालीन था, कालीन। तो इसमें जो है खंड करके काल इन हुआ है, यानी इन प्रत्यय जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो आधुनिक कालीन हिंदी में किस बोली का अत्यधिक विकास हुआ? तो किस बोली का हुआ दोस्तों? ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का, अवधि का, या इनमें से कोई नहीं। अभी हमने चर्चा की थी। तो किसका हुआ? आधुनिक कालीन हिंदी में खड़ी बोली का जो है सबसे अधिक विकास हुआ। तो बात करते दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है कि किस युग में हिंदी के गद्य तथा गद्य के बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ? बहुरूपी गद्य के
बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। तो किस युग में हुआ दोस्तों? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में या प्रगतिवाद युग में? तो किस युग में हुआ दोस्तों जो है बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ? किस युग में हुआ? ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतेंदु युग में। हमने चर्चा की थी भारतेंदु युग में जो है जो खड़ी बोली का जो है उसमें जो है उसमें गद्य में जो है बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ यानी कि भारतेंदु युग, जो कब से कब तक चला दोस्तों? यानी 1850 से 1900 तक जो चला था। अब अगला है दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है कि मध्यकाल में किस बोली का मुख्य केंद्र उत्तर से बदलकर दक्कन में हो गया? तो मध्यकाल में किस बोली का जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों जो उत्तर से बदलकर दक्कन में हो गया? खड़ी बोली का है, अवधी का है, कि इन सभी के बारे में दोस्तों हमने अभी डिटेल में चर्चा की थी। तो किसका है? खड़ी बोली का है, अवधी का है, ब्रज का है या इनमें से कोई नहीं? तो किसका है दोस्तों? इसका है खड़ी बोली यानी कि खड़ी बोली का जो है जो मध्यकाल में जो है इसका इतना विकास तो नहीं हो पाया। हाँ, इतना तो जरूर हुआ जो यह जो है उत्तर से बदलकर जो है यह दक्कन में इसका विस्तार चला गया खड़ी बोली का। तो अंतिम जो हमारा प्रश्न है दोस्तों इस सेशन का, प्रश्न नंबर 20 कि सर्वप्रथम मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। तो मध्य देश की भाषा के लिए जो हिंदवी और हिंदी शब्द का जो प्रयोग किया किसने किया दोस्तों? महादेवी वर्मा ने, राजकुमार वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद या अमीर खुसरो? तो किसने किया दोस्तों? यानी कि अमीर खुसरो ने जो है इसका प्रयोग किया। तो हिंदवी जो हिंदी के लिए प्रयोग किया किसने दोस्तों? अमीर खुसरो ने किया। वहीं अगर हम करें भाखा या भाषा की बात करें तो इसका प्रयोग किसने किया दोस्तों? इसका प्रयोग जो किया है भाखा और भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किसने किया है? विद्यापति, तुलसी, कबीर और केशवदास, इन सभी ने जो है दोस्तों भाखा और भाषा शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम बात करें तो हिंदी के लिए और कौन सा शब्द बोला जाता है दोस्तों? रेखता। कौन सा बोला जाता है? रेखता जो शब्द है किसने दिया था? यानी कि मध्यकाल में जो मुसलमानों द्वारा दिया गया नाम, मध्यकाल में जो दोस्तों मुसलमानों की जो अरबी और फारसी इन दोनों की जो मिश्रित क्या थी कविता थी उसके लिए जो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता था? रेखता का प्रयोग किया जाता था। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। और जो दक्कनी है दोस्तों, दक्कनी शब्द का प्रयोग किसने किया? यानी कि दक्कन के मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त नाम, मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त नाम कौन सा है दोस्तों? दक्कनी, जो हिंदी के लिए प्रयोग किया है। तो ये है दोस्तों आपके समक्ष हिंदी की जो उत्पत्ति है, हिंदी का विकास क्रम है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति है, हिंदी का जो आधुनिक हिंदी है, प्राचीन हिंदी है, मध्यकालीन हिंदी है, और दोस्तों जो आपका क्या रह गया दोस्तों? हिंदी उपभाषा और हिंदी की बोलियां, उन सभी के बारे में दोस्तों हमने जो है डिटेल में चर्चा कर ली है और साथ ही साथ इसके जो है MCQs भी कर लिए हैं। तो अगली जो हमारी वीडियो आएगी दोस्तों वो आएगी हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास और हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा और हिंदी के जो प्रमुख सम्मेलन है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।